हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो गाइज, आज की जो मेरी वीडियो है वो है 12 CBSE इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हमारा जो लेसन है द लास्ट लेसन, उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। सो गाइज, इससे पिछली वीडियो में जो है मैं इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपके साथ स्टार्ट कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट हमने हाफ लेसन की यहाँ पर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर लिया है। तो पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आधी स्टोरी हमने पहले ही कवर कर ली है, बाकी बची हुई जो स्टोरी है हमारी वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस ऐसे आराम से घर बैठे कंप्लीट हो जाता है। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी सेशन 2022 का अपना पेपर का पैटर्न नहीं देखा है कि अभी आपके कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं, क्या वेटेज है, तो सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही साथ ये चैप्टर की शुरू से जो मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है जो कि मैंने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस की है, वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसको एक बार देखेंगे और उसके आगे का हम यहाँ से फिर शुरू करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बस बाकी जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ गाइस, अगर आपको इंग्लिश के अलावा अपना पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, बेहतरीन प्रिपरेशन आपको करनी है, तो उसके लिए आप मेरे अदर चैनल को विजिट कर सकते हो, विच नेम इज़ पाई स्टडी सर्कल PSC। तो इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अपने अदर सब्जेक्ट्स के सेशन 2022 के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह चल रहे हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं अब हम हमारे जो है आगे की स्टोरी को। तो देखो, अभी हमने यहाँ तक इसको ऑलरेडी पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये था कि भाई अब जो है गांव के विलेजर्स वगैरह सब वहाँ पर आए हुए थे और सबको बहुत बुरा फील हो रहा था कि जो टीचर हैं M हेमल, वो उनका लास्ट आज फ्रेंच लेसन था, उनकी लास्ट क्लास थी आज। ठीक है, तो अब जो है आगे की स्टोरी है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया गया था कि जो M हेमल हैं उन्होंने यहाँ पर 40 ईयर्स की फेथफुल ड्यूटी निभाई थी, 40 साल उन्होंने पढ़ाया था इस स्कूल के अंदर। तो सभी लोग रेस्पेक्ट पे करने के लिए क्लासरूम में आए हुए थे, गाँव के लोग भी। अब बस आगे से हमारी स्टोरी बेसिकली शुरू होती है यहाँ से। While I was thinking all of this, कि जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था, ठीक है, I heard my name called, तभी मैंने सुना कि मेरा नाम बुला है। होता है ना बच्चे, मतलब वो फ्रेंच जो था, एक बच्चा था, सारी चीज़ें सोच रहा था कि भी मैंने अभी तक अपने लेसन्स को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया, अभी तो मैंने कुछ सीखा भी नहीं है और हमसे फ्रेंच लैंग्वेज को छीना जा रहा है। साथ ही साथ हमारे टीचर M हेमल भी हमें छोड़ के जाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहा था और वो कहता है कि जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था तो मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया है, मेरा नाम बोला गया है। ठीक है, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और अभी मेरी बारी थी रिसाइट करने की। रिसाइट का मतलब लेसन्स को रिपीट करने की, सुनाने की, रिकॉग्नाइज करने की। ठीक है, आगे है गाइस आपका what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through very loud and clear and without one mistake। वो कहता है कि क्या मैंने ऐसा नहीं किया होगा, मतलब मैंने ऐसा क्या नहीं किया होगा जिससे कि मैं उन पार्टिसिपल्स के, उन ड्रेडफुल रूल्स को, ड्रेडफुल का मतलब हमने पहले भी देखा था, ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक या खतरनाक से जो रूल्स थे वो पार्टिसिपल्स के। तो यहाँ पर फ्रांस कहता है कि भी मैंने क्या नहीं किया होगा, ताकि अपने उन भयानक से ड्रेडफुल रूल्स जो पार्टिसिपल्स के रूल्स थे उनको मैं सुना पाऊँ। मैंने मतलब पूरी लाउड तरीके से मैं उन रूल्स को सुना पाऊँ और क्लियर उनको सुना पाऊँ विदाउट एनी मिस्टेक। तो मैंने पूरी कोशिश की, मैंने क्या नहीं किया होगा कि वो सारे रूल्स में बहुत ही लाउड, क्लियर और विदाउट मिस्टेक के सुना पाऊँ। बट आगे फ्रेंड्स कहता है, बट आई गॉट mixed up on the first word and stood there holding on the desk, my heart beating and no daring to look up। लेकिन क्या हुआ, मैं मिक्सअप हो गया, मतलब जैसे ही मैंने पार्टिसिपल्स के रूल को सुनाना शुरू किया तो मैं फर्स्ट वर्ड पर ही जो है वहाँ पर मिक्सअप हो गया, सारी चीज़ें मेरे दिमाग में मतलब घूम गई, मुझसे कुछ सुनाया नहीं गया और वहाँ पर मैं चुपचाप फिर खड़ा हो गया। एंड आगे आपका होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, कि मैं अपने डेस्क को होल्ड करके वहाँ पर खड़ा हुआ था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हार्ट था वो बहुत बीट कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर जो है देख सकूँ, ऊपर की तरफ देख सकूँ, तो मैं ऐसे ही नीचे मुँह करके खड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे है आपका, आई हर्ड M हेमल से टू मी, मैंने सुना कि M हेमल ने मेरे से कुछ कहा।
तो एम हेमल देखो, अब देखो बच्चा सुना नहीं पाया है अपने रूल्स को, तो जो टीचर हैं एम हेमल वो भी तो कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, या तो डांटेंगे उसको या समझाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहा है कि आई हर्ड एम हेमल से टू मी, कि मैंने सुना एम हेमल ने कुछ बोला। एम हेमल ने क्या कहा है आप देख सकते हैं, ये रहा। तो ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर जितना भी है आपका, आप देख सकते हैं ये सारे के सारा जो पूरा डायलॉग है ये हमारा एम हेमल ने बोला है। अब इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, लेट्स डिस्कस। तो देखो एम हेमल ने ये बोला कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं नन्हे फ्रांस, क्योंकि फ्रांस छोटा था तो उसको लिटिल फ्रांस यहाँ पर कहा गया है कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें तो खुद ही बहुत बुरा फील हो गया होगा या फिर होना चाहिए, ठीक है। आगे वो कहते हैं सी हाउ इट इज़, देखो क्या कर दिया है तुमने, ठीक है। तो टीचर समझा रहे हैं यहाँ पे, एवरी डे वी हैड सेड टू आवरसेल्व्स वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हर दिन हम खुद से ये बोलते हैं कि अरे कर लेंगे भाई, अभी तो काफ़ी टाइम है। तो होता है ना, हर एक स्टूडेंट ये सोचता है भाई अभी सिलेबस चल रहा है हमारा, कोई नहीं चैप्टर को पढ़ लेंगे, अभी तो काफ़ी टाइम है एग्जाम में। तो यही जो है हमारे जो एम हेमल है वो यही बात कह रहे हैं फ्रेंड्स से कि जो है मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें तो खुद ही बहुत बुरा फील हो रहा होगा। और हर दिन हम लोग खुद से ये कहते हैं कि वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास तो बहुत टाइम है अभी, आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं तो कल पढ़ लूँगा इस चीज़ को, है ना। तो आगे को कहते हैं एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं का मतलब कि हम लोग की क्या अभी सिचुएशन है, कि ऐसा काम को टालते टालते कि भाई हम कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे, ऐसे करते करते देखो कि हम लोग की सिचुएशन अभी कहाँ आ गई है और अब हम कहाँ स्टैंड करते हैं। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्सिक, और ये खाली तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है ना प्रॉब्लम वो पूरे एल्सिक की है, ये जो बहुत बड़ी दिक्कत है एल्सिक के सभी लोगों की, कि वो काम को जो है नेक्स्ट डे के ऊपर टालते हैं। आगे है शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, एल्सिक के जो लोग हैं वो पढ़ाई को कल के ऊपर टाल देते हैं कि चलो हम कल करेंगे, कोई नहीं, अभी तो काफ़ी हमारे पास टाइम है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब जो देखो वो लोग बाहर से आएंगे ना, अब देखो यहाँ पर दोज फेलोज किसको बोला गया है, दोज फेलोज कहा गया है यहाँ पर प्रशियन सोल्जर्स को, या फिर जो प्रशिया की कंट्री है उसको, मतलब जो प्रशियन लोग अब यहाँ पर आकर रहेंगे या जिन्होंने जीता है मतलब फ्रांस को, तो अब उन लोगों के पास, प्रशियन फॉलोअर्स के पास ये राइट होगा, ये अधिकार होगा तुमसे कहने का कि हाउ इज इट you pretended to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language, कि तुम लोग प्रिटेंड करते हो फ्रेंचमैन होने का, प्रिटेंड का मतलब दिखावा तो तुम लोग फ्रेंचमैन होने का करते हो, और ना तो तुम अपनी जो खुद की तुम्हारी लैंग्वेज है यानी फ्रेंच लैंग्वेज, ना तो तुम इसको स्पीक कर सकते हो, बोल सकते हो, और ना ही इसको लिख सकते हो। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो बाहर से लोग अब आएंगे तुम पर राज करने को या फिर जो भी है, तो वो उन लोगों के पास ये राइट होगा, अधिकार होगा तुमसे कहने का कि भी तुम लोग प्रिटेंड तो करते हो फ्रेंचमैन होने का, बट तुमको अपनी लैंग्वेज को ना तो स्पीक करना आता है ना ही राइट करना आता है। आगे वो कह रहे हैं बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, कि तुम अकेले ही वर्स्ट नहीं हो, वर्स्ट का मतलब तुम अकेले ही इतने दुर्भाग्यपूर्ण या फिर बेकार नहीं हो। वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्व्स विद, कि हम सभी कहीं ना कहीं ऐसे ही हैं, और जो है हम सभी ने ग्रेट डील की है रीअप्रोच आवरसेल्व्स विद, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा एम हेमल ने बोला है फ्रांस को। तो कुल मिलाकर वो ब्लेम कर रहे हैं जितने भी फ्रांस के सभी लोग हैं उन सभी को। अब देखो यहाँ तो फ्रेंच मैन को उन्होंने ब्लेम किया है। आगे जो है एम हेमल कहते हैं पेरेंट्स के बारे में, तो पेरेंट्स को भी वो कहते हैं उनको भी ब्लेम करेंगे। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू टू लर्न, ठीक है। तो तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं ना उनको भी कोई खास चिंता नहीं थी, वो भी ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि तुम मतलब तुम्हारी पढ़ाई को लेकर वो भी बहुत सीरियस या चिंतित नहीं थे कि तुम पढ़ लो, है ना। तो आगे कह रहे हैं दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, कि दे कौन है यहाँ पर, दे का मतलब योर पेरेंट्स, मतलब तुम्हारे जो पेरेंट्स थे या फिर जितने भी यहाँ के पर बच्चे हैं उन सभी के जो पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स प्रेफर करते थे कि पढ़ाने की बजाय बच्चों को जो है वर्क करने के लिए भेजा जाए फार्म पर या फिर मिल्स पर, तो काम पर लगा देते हैं, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा पैसे कमा सके। तो होता है ऐसा, काफ़ी जगह पर लोग ऐसा करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बजाय उनको कहीं फार्म पर या फिर मिल्स में कामों पर लगा देते हैं, सो दैट दे कैन अर्न लिटिल मनी, इस तरीके से। एंड आई, अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो उन्होंने किया है मतलब पेरेंट्स को ब्लेम, पहले तो ऊपर तो सभी लोगों को ब्लेम किया था, उसके बाद पेरेंट्स को किया है। अब एम हेमल ना खुद को भी नहीं छोड़ेंगे, अब वो कहते हैं एंड आई, अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ। आई हैव सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स,
कि आगे है गाइज आपका कि एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कि मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए, मैं भी तो दोषी हूँ कहीं ना कहीं। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तो क्या मैंने तुम्हें पढ़ाने की बजाय कई बार ऐसा नहीं हुआ था कि अपने फ्लावर्स को अपने प्लांट्स को पानी वानी देने के लिए नहीं भेज दिया था। मैं भी तो ऐसे ही करता था कि तुम्हें पढ़ाने की बजाय, अपनी क्लास अटेंड करने की बजाय अपने फ्लावर्स को वाटर देने के लिए भेज देता था। आगे वो कहते हैं कि एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और इसके अलावा जब मुझे ना फिशिंग करने का मन होता था तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या तब मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था? मतलब जब मैं चाहता था कि मैं फिशिंग करने जाऊं तभी भी मैं तुम लोगों को हॉलीडे दे देता था। तो इस तरीके से एम हैमल यहाँ पर खुद को भी ब्लेम करते हैं। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो मेक श्योर लाइक ज़रूर करके जाएँ। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट कर देता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उसके बाद गाइस आपका है देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, कि फिर एक के बाद एक बात वहाँ से निकलती गई। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, उसके बाद एम हैमल बात करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। तो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ये भी बात करेंगे एम हैमल, और सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और वो कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल। ठीक है, आप देख सकते हैं दिस इज़ अ मैप ऑफ फ्रांस। तो आप देख सकते थोड़ा सा यहाँ पर ये धुंधला सा दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमल बात कर रहे हैं। वो कहते हैं इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो इस वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। और गाइस वो कहते हैं द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियर लैंग्वेज है और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। अब देखो अपनी लैंग्वेज की तारीफ हर कोई करता है ना, हम इंडियन हैं तो हमें भी अपनी जो हिंदी है मातृभाषा है उससे बहुत प्रेम है और वो बहुत अच्छी भी लगती है। तो ऐसे ही हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको प्रेज कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर। और आगे वो ये कहते हैं कि दैट वी मोस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें, इट का मतलब यहाँ पर क्या है, इट का मतलब यहाँ बात हो रही है लैंग्वेज की ही, कि हमें अपनी इस लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए, इसकी रक्षा करना चाहिए। अब अपने सभी लोगों के बीच में हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड नेवर फॉरगेट इट, और अपनी भाषा को कभी भी फॉरगेट यानी भूलना नहीं चाहिए। आगे वो कहते हैं बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइन है, या इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एम हैमल कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज सबसे अच्छी है, सबसे लॉजिकल है, बहुत ही क्लियर है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। तो यहाँ से वो कह रहे हैं कि बिकॉज जब किसी भी इंसान को एंस्लेव्ड किया जाता है, एंस्लेव्ड का मतलब गुलाम बनाया जाता है, किसी भी इंसान को जब गुलाम बनाया जाता है तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जितना मतलब जब जितनी देरी तक वो लोग अपनी लैंग्वेज पर कमांड करके रखते हैं, अपनी लैंग्वेज पर पकड़ बनाए रखते हैं, अपनी लैंग्वेज को छोड़ते नहीं हैं, तब तक उनको एंस्लेव करना मुश्किल हो जाता है। और ये ऐसा है इट इज़ एज इफ़, और ये ऐसा है इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जैसा कि किसी मतलब कोई इंसान जेल में बंद हो और उस जेल की चाबी उसी इंसान के हाथ में हो, मतलब ये ऐसा है कि उन्हीं के पास अपनी जेल की प्रिजन की चाबी है। तो यहाँ पर बेसिकली एम हैमल कह रहे हैं कि अगर किसी इंसान को एंस्लेव्ड किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, तो जब तक वो इंसान अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखता है तब तक मानो ऐसा है जैसे उसके हाथ में उसकी जेल की खुद की चाबी हो। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, उसके बाद वो एक ग्रामर का लेसन ओपन करते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं बहुत अमेज था। अब देखो यहाँ पर आई कौन है, आई यहाँ पर फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स कह रहा है कि मैं बहुत ही अमेज था, मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि उस दिन वो ग्रामर का लेसन में कितने अच्छे से अंडरस्टूड हो गया, कितने अच्छे से मुझे समझ में आ गया। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। जो भी ही कौन है यहाँ पर, एम हैमल के बारे में बात हो रही है। मतलब जो भी एम हैमल ने कहा वो सब इतना देखने में ईजी लग रहा था, बहुत ईजी लग रहा था कि मुझे एकदम से समझ में आ गया। अब देखो ये किस लिए था, क्यों? इससे पहले फ्रांस ने कभी अपने लेसन्स को सीरियसली नहीं पढ़ा था, कभी अपने टीचर को सीरियसली नहीं लिया था, और आज ये बच्चा बेसिकली अपने जो है लेसन्स को भी सीरियसली ले रहा है। ये बहुत इमोशनल भी है, साथ ही साथ जो है अपने टीचर को भी सीरियसली ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा अटेंटिव है, यहाँ पर पूरा ध्यान से पढ़ रहा है, और इसीलिए कह रहा है कि आज जो ग्रामर का लेसन पढ़ाया है एम हैमल ने वो बहुत ही ईजी है, और बहुत ही ईजी है, और मुझे इतना आराम से समझ में वो आ गया। आगे वो कहता है आई थिंक टू
दैट आई हैव नेवर लिसन सो केयरफुली, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि शायद इससे पहले मैंने कभी इतना केयरफुली सुना ही नहीं होगा। देखो मतलब फ्रेंड्स को पता है कि हाँ इससे पहले उसने कभी इतना ध्यान से सुना ही नहीं था। एंड दैट ही नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ये भी हो सकता है कि शायद जो MML हैं उन्होंने भी इससे पहले कभी इतना पेशेंस के साथ, इतना तसल्ली के साथ लेसन एक्सप्लेन ही ना किया हो। तो कुल मिलाकर बच्चे को पता है कि शायद मैं जो है इतना केयरफुली कभी नहीं सुना था, इसलिए आज ये समझ में आया है। और दूसरी बात कि शायद टीचर ने आज कुछ ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, पेशेंस के साथ। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke। देखो ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसा लग रहा था, कौन कह रहा है ये हमारा फ्रेंड्स ही कह रहा था कि ऐसा दिख रहा था कि जो पुअर मैन है, पुअर मैन का मतलब यहाँ पर गरीब आदमी नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है MML को कह रहा है कि बेचारा ये जो आदमी है, मतलब बेचारा आदमी का मतलब बेचारे जो हमारे टीचर हैं, ऐसा लग रहा था कि ये जाने से पहले, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले ये जितना भी इनको आता था ना, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही बारी में, एट वन स्ट्रोक का मतलब एक ही बारी में हमारे दिमागों में भरना चाहते थे। तो ऐसा लग रहा था जाने से पहले MML हमें सब कुछ सिखा देना चाहते थे। वो चाहते थे एट वन स्ट्रोक, एक ही बारी में, एक ही झटके में वो हमें सब कुछ सिखाकर चले जाएं। अब देखो आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर का लेसन के बाद हमारा एक राइटिंग का लेसन था। दैट डे MML हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन MML हमारे लिए न्यू कॉपीज लेकर के आए थे और रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सिक, और उन कॉपीज़ में ब्यूटीफुल राउंड हैंड करके फ्रांस एल्सिक ये लिखा हुआ था कॉपीज़ के ऊपर। और देखो आगे फ्रेंड्स कहता है दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और ऐसा लग रहा था कि ये कॉपीज़ नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा फ्रेंड्स इमोशनल है, वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कॉपीज़ नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे कंट्री के फ्लैग हों जो कि फ्लोट कर रहे हैं पूरे स्कूल रूम में, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और ऐसा लग रहा था जैसे कि इन फ्लैग्स को हमारी डेस्क पर जो है हंग यानी टांग दिया गया हो, ठीक है। तो रोड से ऐसा लग रहा था खड़े कर दिए हुए छोटे छोटे फ्लैग्स हमारे डेस्क पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फ्रेंड्स इतना ज़्यादा इमोशनल है कि वो अपनी कॉपीज़ को भी फ्लैग से, अपनी कंट्री के फ्लैग से कंपेयर यहाँ पर कर रहा है। यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। तुम्हें देखना चाहिए था, मतलब वो हमसे कह रहा है कि भी तुम्हें देखना चाहिए था कि उस दिन सब कुछ कितना ज़्यादा क्वाइट था, सब कुछ कितना ज़्यादा शांत था, और हर एक इंसान मतलब अपने काम में लगा हुआ था और हर एक चीज़ बहुत ही शांत थी। आगे कहता है वो द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल एक ही आवाज़ उस दिन आ रही थी क्लासरूम से, वो साउंड क्या था कि पेपर के ऊपर जो पेन से बच्चे लिख रहे थे, केवल उस पेन की स्क्रैचिंग का ही साउंड आ रहा था, बाकी पूरी क्लास एकदम शांत पड़ी हुई थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the little ones who worked right on the tracing their fish hook as if that was French too। तो देखो ये यहाँ पर कह रहा है मतलब फ्रांस हमें बता रहा है कि वंस मतलब एक बार क्या हुआ क्लास में, जब ये क्लास चल रही थी तो कुछ बीटल्स का मतलब वही होते हैं आपकी कुछ फ्लाइज होती हैं ये जैसे कि मक्खी वगैरह, इस तरीके से कि कुछ बीटल्स भी जो है क्लासरूम के अंदर घुस आए उस दौरान जब ये क्लास चल रही थी, शांति भरी क्लास, लेकिन किसी ने उन बीटल्स की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। नॉट इवन जो सबसे छोटे छोटे बच्चे थे ना, लिटिल बॉन्स थे, क्योंकि देखो उस क्लासरूम में उस दिन जो है बच्चे भी थे, बड़े भी थे, विलेजर्स भी थे, सब थे। तो कहता है कि जो छोटे छोटे बच्चे भी थे वो भी बिल्कुल अपना मगन थे अपने काम में, और वो भी ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे अगड़म सगड़म ऐसी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, ये फिश हुक्स उसको कहा जाता है। तो जो छोटे बच्चे भी थे वो भी अपना फिश हुक्स बनाने में बिजी थे, वो भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे कि हाँ क्लासरूम में कुछ बीटल्स आ गई हैं, एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। ऑन द रूफ द पिजन्स क्वीट वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, के ऊपर छत पर मतलब क्लासरूम की छत पर कुछ पिजन्स थे, कुछ कबूतर थे जो बहुत ही मतलब लो क्वीट कर रहे थे, मतलब क्विंग कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने उनकी क्विंग सुन के ये सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या अब वो जो लोग बाहर से आएंगे क्या वो इन पिजन्स को भी जर्मन में सिंग कराएंगे, क्या अब इनकी भी भाषा बदल जाएगी, इवन क्या अब जो हमारे पिजन्स हैं वो भी जर्मनी में सिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक मतलब बहुत ही एक गहरी बात है ये जो सोच
सकते हो कि एक छोटा बच्चा है क्या क्या चीज़ें वो सोच रहा है और कितना इमोशनली और मेंटली मतलब ट्रॉमा से वो गुजर रहा है एक तरीके से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then to another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. जब ये क्लास चल रही थी तो फ्रांस कहता है कि जब कभी भी मैं मतलब लिखता लिखता ऊपर को अपना सर उठाकर देखता था, मतलब राइटिंग करता हुआ और ऊपर को अपना मुंडी उठाकर देखता था, तो मैंने ये देखा कि एम हेमल बिल्कुल मोशनलेस बैठे हुए थे अपनी चेयर पर और वो गेज कर रहे थे। गेज का मतलब होता है घूरना, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बार बार देखे जा रहे थे। पहले किसी एक चीज़ को घूरते फिर किसी दूसरी चीज़ पर उनकी नज़र टिक जाती और ऐसा लग रहा था कि वो जो है हर एक चीज़ को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे, जाने से पहले हर एक चीज़ को अपने दिमाग में कैप्चर करना चाहते थे कि एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे से स्कूल रूम के अंदर आखिर क्या क्या चीज़ें थी। क्योंकि देखो 40 ईयर्स उन्होंने यहाँ पर बिताए थे तो कहीं ना कहीं बहुत अटैचमेंट हो गई थी एम हेमल को अपने स्कूल से। आगे गाइस, फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। फैंसी का मतलब कितनी बढ़िया बात है, फैंसी वर्ड इन्होंने यूज़ किया है कि भाई 40 ईयर्स से वो इसी सेम प्लेस पर थे जहाँ पर इन्होंने काम किया है। वही सेम इनका गार्डन था जो बाहर की साइड है, उस वही सेम विंडो और उनकी जो क्लासरूम है आज वो उनकी नज़रों के सामने है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। जस्ट लाइक दैट मतलब बिल्कुल जैसे कि पहले थी, ये सारी की सारी चीज़ें अभी भी वैसे ही हैं। फ्रांस कहता है आगे, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैव बीन वोन स्मूथ। केवल जो वहाँ पर डेस्क और बेंचेस थी ना वो थोड़ी घिस घिस कर स्मूथ हो गई हैं। इसके अलावा द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। एक वॉलनट का ट्री है गार्डन में, वो बस पहले से थोड़ा बड़ा हो गया है। मतलब वो बता रहा है कि 40 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए होंगे। सेम है सारी चीज़ें, बस जो है जो यहाँ की बेंच और डेस्क है वो घिस घिस कर थोड़ी सी स्मूथ हो गई हैं और वॉलनट का जो ट्री है गार्डन में वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और इसके अलावा द हॉपविन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ twined about the windows to the roof। एक होपविन होता है, होपवाइन का मतलब आपका एक प्लांट होता है जो इस तरीके से, मान लो ये आपका एक अभी मैं आपको शो करती हूँ। मान लो ये एक घर है या फिर एक क्लासरूम है इस तरीके से, है ना। तो ये जो होपवाइन का प्लांट होता है ये धीरे धीरे ग्रो करता है और इस तरीके से पूरा रूफ की तरफ बढ़ता चला जाता है और घेरते घेरते एक दिन पूरा कवर कर लेता है पूरे रूफ के एरिया को। काफ़ी अच्छा भी लगता है ये। तो ये जो होपविन का प्लांट था जो पहले छोटा हुआ करता था, अब इस होपविन के प्लांट ने जो है ट्वाइड मतलब ये दोनों तरफ को ये घूम करके जो है अबाउट द विंडोज से होता हुआ रूफ की तरफ ये बढ़ रहा है। तो पूरी क्लासरूम को इसने ऊपर तक कवर कर लिया है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें चेंज हुई थी कि बेंच और डेस्क थोड़ी घिस गई हैं और साथ ही साथ जो हमारा जो है वॉलनट का ट्री है वो थोड़ा बड़ा हो गया है और जो होपवाइन का प्लांट है वो भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ गया है। अब देखो आगे फ्रांस कह रहा है, हाउ इट मस्ट हैव बीन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन, कि कितना उस बेचारे इंसान का ना दिल दुख रहा होगा, उसका कितना मतलब दिल दुख रहा होगा कि वो इन सारी चीज़ों को छोड़ करके जा रहा है। मतलब पुअर मैन अपने टीचर को यहाँ पर कहा है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट पैकिंग देयर ट्रंक्स। और आगे देखो छोटा सा जिक्र हुआ है उनकी सिस्टर को लेकर एम हेमल की, कि वो सुन रहे थे। देखो ये लोग जो है क्लासरूम के शायद ऊपर ही रहते थे एम हेमल। तो यहाँ पर फ्रांस कह रहा है कि इन सभी चीज़ों को छोड़कर जाने में भी एम हेमल का बहुत मन दुख रहा है और साथ ही साथ उनकी जो सिस्टर है वो ऊपर वाले रूम में, जो ऊपर का रूम है, पैकिंग देयर ट्रंक्स का मतलब वही है अपना लगेज वगैरह अपना सामान वो पैक कर रही हैं। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि शायद कल ही इन लोगों को जो है ये कंट्री छोड़ करके जानी है। ये लोग सामान वामान भी अपना पैक कर रहे हैं। आगे गाइस, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू दी वेरी लास्ट। लेकिन जो एम हेमल है, ही कौन है यहाँ पर? एम हेमल में इतनी करेज थी, इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने हर एक लेसन को बिल्कुल लास्ट तक सुना। अब देखो, आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। अब राइटिंग के बाद हम लोग का एक हिस्ट्री का लेसन हुआ। तो पहले देखो ग्रामर का हुआ, फिर राइटिंग का हुआ, फिर हिस्ट्री का हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबा बी बो बू। उसके बाद जो बेबीज थे उन्होंने अपनी जो है इस तरीके से मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज वो सीख रहे थे तो उन्होंने भी चैंट किया बाबा बूबू, जो भी वो पढ़ रहे थे इस तरीके से। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम एंड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम।
अब देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इस जो है क्लासरूम की बैक बेंचेस पर कुछ विलेजर्स भी हैं। तो विलेजर कौन है, उसमें से होसर के बारे में हमने पढ़ा था। तो होसर जो है वो भी क्लासरूम के पीछे बैठे हुए हैं और उन्होंने स्पेक्टिकल लिए हुए हैं, मतलब उनके स्पेक्टिकल्स हैं उनके पास, और अपनी प्राइमर को उन्होंने होल्ड किया हुआ है अपने दोनों हाथों से और स्पेल्ड कर रहे हैं लेटर्स को, मतलब वो भी लेटर्स को पढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ मिल करके पढ़ रहे होंगे वो भी, है ना। और मतलब वो भी लेटर्स को स्पेल कर रहे हैं और उन्होंने मतलब वो पढ़ रहे हैं कुल मिला करके। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और आप देख सकते थे कि जो होसर हैं वो भी रो रहे थे, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो इमोशनल। हिज वॉइस ट्रैम्बल्ड विद इमोशन, उनकी जो आवाज़ थी वो ट्रैम्बल हो रही थी इमोशंस की वजह से। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और मतलब होसर को देख के ना बहुत ही फनी सा लग रहा था कि होसर मतलब रो रहे थे। तो उनको देखकर हम सभी जितने मतलब क्लास के बच्चे थे, हम सभी जो है हंसना भी चाहते थे और हमें रोना भी आ रहा था। तो कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी, लोग बच्चे थे तो बच्चे होने की वजह से इनको हंसी भी आ रही थी कि देखो होसर रो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दे वर ऑल्सो इमोशनल ऑल्सो, तो इमोशनल होने की वजह से ये लोग रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट द लास्ट लेसन, और यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि देखो किस तरीके से मुझे अपना लास्ट लेसन बहुत अच्छे से आज भी याद है। चलिए अब गाइस आगे है आपका, तो यहाँ फ्रेंड्स की बात हो गई ख़त्म। ऑल एट वन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, उसके बाद जो है जो चर्च की क्लॉक थी उसने 12 बजाए, मतलब 12 बज गए। देन द एंजीलियस, उसके बाद जो एंजीलियस हुआ, जो प्रेयर वगैरह होती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर और विंडोज, और उसी सेम मोमेंट पर जो ट्रम्पेट्स थे, ट्रम्पेट्स का जो मतलब वो बजाते थे कुछ ड्रम वगैरह प्रशियन सोल्जर, तो प्रशियन सोल्जर ट्रम्पेट्स बजाते हुए आ रहे थे, अपने ड्रिल से वो वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर और विंडोज़, और हम ये सारी चीज़ें अपनी विंडो के नीचे से मतलब ये साउंड हम सुन रहे थे। आगे गाइस आप लोगों का एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, एम हेमल का जो फेस था बहुत ही पेल था, मतलब सफ़ेद पड़ गया था और अपनी चेयर से वो उठ खड़े हुए। आगे कहता है फ्रांस के आई नेवर सॉ हिम सो लुक सो टॉल, कि मैंने इससे पहले कभी उनको इतना टॉल नहीं, मतलब आज मुझे बहुत ही टॉल से लग रहे थे, वो लंबे से लग रहे थे। जस्ट हो सकता है रेस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ गई हो फ्रांस के मन में एम हेमल को लेके, तो मैंने इससे पहले उनको कभी इतना टॉल नहीं देखा था जितना आज वो मुझे खड़े हुए टॉल लग रहे थे। आगे कहता है, अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एम हेमल बोलेंगे, जितना भी अभी हमारा बचा हुआ लेसन है, इतना पूरा पैराग्राफ ये सारा एम हेमल ने बोला है। तो देखो एम हेमल क्या कहेंगे, एम हेमल कहेंगे माई फ्रेंड्स सैड ही, तो देखो एम हेमल ने कहा कि माई फ्रेंड्स सैड ही आई, मतलब आई का मतलब यहाँ क्या है, जैसे कहते हैं ना कि मैं मतलब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो आई वर्ड कौन है, ये कह रहे हैं एम हेमल, वो कहते हैं आई, बट वो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाए, वो आगे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। बट समथिंग चोक्ड हिम, किसी चीज़ ने उनको रोक लिया, उनका मतलब गला शायद इमोशनल था, वो इमोशनल थे इस वजह से। ही कुड नॉट गो ऑन, वो इस बात को आगे पूरा नहीं कर पाए, बिकॉज ही वॉज वेरी इमोशनल, उनका जो है गला भरा आया था इमोशंस की वजह से। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक and bearing on with all his might he wrote as large as he could। इसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ बोल तो वो पाए नहीं, वो टर्न हुए, मुड़े ब्लैक बोर्ड की तरफ को, उन्होंने एक चौक का पीस उठाया, कुछ लिखना था शायद उनको, और अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को जुटा के पूरी ताकत उन्होंने लगाई। ताकत का मतलब है क्योंकि वो इमोशनल थे, वैसी ताकत नहीं, मतलब पूरी अपनी उन्होंने हिम्मत से जुटाई। एंड ही रोड एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा हो सकता था उन्होंने लिखा। अब देखो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा विव ला फ्रांस। विव ला फ्रांस का मतलब क्या होता है, जैसे कि होता है ना कि मेरा भारत महान है ना, तो भारत हमेशा अमर रहे, तो इसी तरीके से उन्होंने अपने फ्रांस के बारे में कहा कि फ्रांस हमेशा अमर रहे या फ्रांस जिंदाबाद, इस तरीके से कुछ उन्होंने नारा लगाया। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है यहाँ से आपका, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीपल टाइम सीबीएसई ने रिपीट किया है, ये क्वेश्चन आपका आता है, तो इसको बिल्कुल आप ध्यान रखना कि किसने लिखा, क्यों लिखा और क्या इसका मीनिंग था। Then he stood and leaned his head against the wall, उसके बाद वो खड़े हुए और उन्होंने जो अपना हेड था वो वॉल की तरफ लगा लिया, ठीक है, मतलब ब्लैक बोर्ड की साइड को ही लगा लिया होगा। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्टर टू अस विद हिज हैंड, और फिर बिना कोई भी शब्द बोले उन्होंने जस्ट एक जेस्टर दिया, मतलब अपना एक पोज दिया, उन्होंने अपने हैंड से, अपने हाथ से उन्होंने एक इशारा दिया, और इशारे से उन्होंने कहा स्कूल इज़ डिसमिस्ड
यू मे गो, कि स्कूल डिसमिस हो गया है और तुम लोग जा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो एम हैमल थे उन्होंने अपने लास्ट लेसन को कंप्लीट किया है। यहाँ पर जो पूरी इमोशनल मतलब ये स्टोरी है जिसमें फ्रेंड्स इस छोटे से बच्चे ने पूरी स्टोरी हमारे साथ नेरेट की है, बताया है कि क्या क्या हुआ स्कूल में उस दिन और कैसा उसको फील हुआ और कितना वो इमोशनल था। साथ ही साथ विलेजर्स इमोशनल थे, एम हैमल वॉज ऑल्सो इमोशनल। तो ये कहानी आपको काफ़ी कुछ सीख दे देगी कि हाँ भाई, अगर आपके जो कुछ खड़ूस टीचर भी लगते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी आपके मन में रिस्पेक्ट होती है, और अगर वो आपको छोड़ करके जाएं, सडनली आपको पता चले कि आपके टीचर क्या लास्ट क्लास है, लास्ट लेसन है, सो यू विल बी ऑल्सो इमोशनल। सो ये स्टोरी आपको कैसी लगी है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है, डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। साथ ही साथ इसके पार्ट 1 के लिए टू चेक दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। यहाँ पर हमने पार्ट 2 डिस्कस किया है, अदरवाइज आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टा का लिंक भी मिल जाएगा, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी और इंस्टाग्राम ऑल्सो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और गाइस साथ ही साथ आपको पाई स्टडी सर्कल चैनल को ज़रूर विजिट करना है, क्योंकि वहाँ पर आप अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि आपका इंग्लिश का सिलेबस होता रहे। इस लेसन क्या इसका पूरा हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, साथ ही साथ आपके MCQs क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। सिलेबस किसी बच्चे ने नहीं देखा है, so do watch through the डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस का लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलेगा, see you in the next video, till then keep studying in Pi Study and see you in the next video, till then be a learner and learn English. Thank you and goodbye.